हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग डेली आंसर राइटिंग कर रहे होंगे। डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम का आज 40वां दिन है। 40वां दिन यानी कि क्या पिछले 40 दिनों से आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रही है। ठीक है, आज के देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आज की क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना में भारत को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। इस घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए कौन से संवैधानिक उपबंध दिए गए हैं। सीधा सी मतलब है कि जो प्रस्तावना में लिखा हुआ शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, इसे क्या करना, पहले थोड़ा थोड़ा बताते हुए उसके बाद मतलब ये शब्द मतलब क्या है, इसे मतलब क्या अर्थ निकालता है, उसके बाद इसका जो मतलब उपबंध दिया हुआ है, जो मतलब क्रियान्वित करने के लिए संविधान में या फिर कोई मतलब नीति है, कोई मतलब संसद के द्वारा कानून बनाया गया, उसको इसमें उल्लेखित कर देना है, जिससे कि आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना में भारत को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। इस घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए कौन से संवैधानिक उपबंध दिए गए हैं। सबसे पहले एक छोटी सी भूमिका बनाते हैं। उद्देश्य का या फिर प्रस्तावना संविधान का सार है। यह हमें संविधान के मूल स्रोत, भारत की सत्ता के स्वरूप, संविधान के उद्देश्यों से अवगत कराती है। उद्देशिका अधिनियम के उद्देश्यों एवं नीतियों को समझने में भी सहायक होती है। उद्देशिका अधिनियम के उद्देश्यों एवं नीतियों को समझने में भी क्या है के लिए मतलब सहायक होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्वरूप प्रदान करती है, जिसे निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। बारी बारी से इसे देखते जाएंगे। पहले समाजवादी को। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। दरअसल उद्देशिका में वर्णित समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। कैसा समाजवाद है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद है। यहाँ लोकतांत्रिक साधनों का प्रयोग के माध्यम से समाजवाद के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। इसके साथ ही इसमें वंचित वर्गों के जीवन स्तर में सुधार लाना, उनका कल्याण सुनिश्चित करना, संपत्ति के केंद्रीकरण को रोकना जैसे तत्व भी सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं है। लेकिन मार्क्सवाद में क्या है? तो हिंसा मतलब सर्वोपरि, इसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं है। आगे देखते हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण भारतीय समाजवाद को मार्क्सवाद एवं गांधीवाद का मिश्रित रूप कहा जाता है, लेकिन इसका झुकाव गांधीवाद की ओर देखा जा सकता है। ठीक है, आगे देख सकते हैं। समाजवाद को क्रियान्वित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39 ख ग, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 46 आदि, इसके अलावा इसे क्रियान्वित करने के लिए के 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 और 19F को हटा दिया गया है। ठीक है, 31 में क्या था? संपत्ति का अधिकार। उसको हटाने से क्या हो गया? लोगों के बीच मतलब संपत्ति की अवधारणा खत्म हो गई, जिससे क्या हो गया? मतलब समाजवाद बढ़ गया। और यही वाला प्रावधान 19F में भी था। ठीक है, संपत्ति का मौलिक अधिकार। आगे देखते हैं। धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष शब्द, धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से संविधान में सम्मिलित किया गया है। हालांकि ऐसा नहीं कि इसके पहले भारत में धर्मनिरपेक्ष नहीं था। ये शब्द तो मतलब जुड़ा है 1976 में, लेकिन इसके पहले भी धर्मनिरपेक्षता का तत्व देखा गया है। ठीक है, ये नहीं कि मतलब 1976 के बाद हो गया धर्मनिरपेक्ष भारत, ऐसा नहीं। पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य है कि धर्म के आधार पर किसी प्रकार का
विभेद नहीं किया जाना और सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाना है। भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों जैसे अनुच्छेद 15-16 में क्या कहा गया? धार्मिक आधार पर भेदभाव मनाही करता 15-16। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 क्या? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है के द्वारा पंथ निरपेक्षता को क्रियान्वित किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अलावा संसद द्वारा किसी धार्मिक कुरीति को दूर करने के उद्देश्य से कानून भी बनाए जाते हैं। जैसे कि मतलब ट्रिपल तलाक के संबंध में कानून बनाया गया है। भारतीय संदर्भ में पंथ निरपेक्षता के महत्व को देखते हुए केशवानंद भारतीवाद एवं मिनर्वा मिल्स वाद के अंतर्गत पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत लक्षण बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं लोकतांत्रिक गणराज्य को। उद्देशिका में भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित होती है तथा जनता अपनी इस शक्ति का प्रयोग करके निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से एक निश्चित समय के लिए शासक वर्ग का चयन करती है। ये तो हो गया लोकतंत्र का परिभाषा। आगे देखते हैं। प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का भी प्रयोग किया गया है, यानी कि राज्य का प्रमुख निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत। भारत में कोई भी नागरिक को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है तथा सभी सार्वजनिक पदों पर देश के कोई भी नागरिक नियुक्ति लेने का योग्यता रखता है। जैसे कि मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मतलब भारत का नागरिक होना चाहिए। बाकी उसमें क्या मतलब दिवालियापन नहीं होना चाहिए, ये सब मतलब पागलपन नहीं होना चाहिए ही ना। तो इसमें क्या है, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया, कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है। बाकी उसके जो योग्यता निर्धारित है उसको मतलब पालन करना चाहिए। अतः संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक गणराज्य भारत के स्वरूप को दर्शाता है। इसे क्रियान्वित करने के लिए संविधान के विभिन्न उपबंधों के आधार पर संसद द्वारा नीति एवं योजना बनाया जाता है। तो वहीं न्यायपालिका इन सबों पर निगरानी रखने का काम करती है। ठीक है, ये तो रहा मेरे द्वारा लिखा गया, आप भी लिखिए। और आज की क्वेश्चन इसी चैनल के कम्युनिटी वाले सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ से क्वेश्चन देखिए। और हाँ, आज से पेपर 2 का सेक्शन 2 यानी कि इकोनॉमी एवं ज्योग्राफी का सेक्शन है, उसको आज से स्टार्ट किया जाएगा, मतलब कल से। ठीक है, आप लोग वहाँ से क्वेश्चन देखिए और लिखने का प्रयास कीजिए और इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास मतलब पहुँचता रहेगा। धन्यवाद।